ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। 1471 करोड़ रुपए की लागत से बना यह संस्थान 750 बिस्तरों वाला प्रमुख चिकित्सा संस्थान होगा, जिसके माध्यम से क्षेत्र के लोगों को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा उपचार उपलब्ध होगा। बिलासपुर नगर के लुहनू मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अवसरों की भूमि है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य देश के लिए स्वास्थ्य और पर्यटन का केंद्र बनेगा। नालागढ़ में ये मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास इसी का हिस्सा है। इस डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहाँ होगा। इससे यहाँ के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहाँ विकास की अनंत संभावनाएं छुपी है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। यहाँ की आबोहवा, यहाँ का मौसम, यहाँ का वातावरण, यहाँ की जुड़ी जड़ी बूटियां, यहाँ का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। श्री मोदी ने बिलासपुर के बांदला में 140 करोड़ के सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारत माला परियोजना के तहत 1692 करोड़ रुपए की लागत की पिंजौर नालागढ़ 4 लेन सड़क परियोजना की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले चिकित्सा उपकरण पार्क की आधारशिला भी रखी। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत से इंकार किया है। बारामूला में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया करेगी और पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। गृहमंत्री ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं। इन्होंने 70 साल तक यहाँ राज किया। वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर, पहाड़ी और बकरवाल भाइयों बहनों को बात करना चाहता। मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इससे कश्मीर का क्या भला किया। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के माध्यम से बड़े चुनावी सुधार के लिए निर्वाचन आयोग के साथ विचार विमर्श कर रही है। श्री रिजिजू ने एक समाचार पत्र से भेंट में ये बात कही। उन्होंने कहा, बदलते समय और स्थितियों की मांग है कि कुछ चुनावी कानूनों में परिवर्तन किए जाएं, जिससे अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री नानैया महुता के साथ वार्ता की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि बातचीत सार्थक और उपयोगी रही। उन्होंने कहा कि परंपरा तथा संस्कृति का सम्मान करने वाले दोनों देश मौजूदा संबंधों को और आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर आज न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय की असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, the 6th of October 2022, brings an exclusive interview with Faiba Cooper, who was recently awarded the Crystal Gale Memorial Award 2022 for excellence in visual arts in Meghalaya. Looking forward to see you there. भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश हो गया है। देश में 2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। चीनी के रिकॉर्ड निर्यात से देश ने 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ मुस्लिम समुदाय से संपर्क का अपना अभियान जारी रखेगा। नागपुर में विजयादशमी के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और हिंदुत्व संगठन उनके डर और आशंकाओं को दूर करते रहेंगे। संघ प्रमुख ने कहा कि पिछले महीने उन्होंने अनेक मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठकें की और दिल्ली में एक मस्जिद और मदरसे का दौरा भी किया। श्री भागवत ने कहा कि तथाकथित अल्पसंख्यकों के बीच डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिसका मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार और हिंदू समुदाय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में सदा रहे, लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है और है, इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से ये क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। केरल में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना पालक्काड़ जिले के वडक्कमशेरी में आधी रात को हुई। स्कूली बच्चों को ले जा रही पर्यटक बस केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से पीछे से टकरा गई। खबरों के अनुसार दुर्घटना में मारे गए लोगों में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। 38 घायलों को त्रिशूर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ घायलों को अलातूर के अस्पताल ले जाया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 218 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 79,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटे में 2,000 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 89 करोड़ 62 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 1,22,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। भारत ने म्यांमा में नौकरियां पाने के लिए फर्जी नियोक्ताओं के झांसे में फंसे भारतीय नागरिकों को छुड़वाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। इन 45 भारतीयों में से 13 लोग कल तमिलनाडु पहुंचे। श्री बागची ने बताया कि फर्जी नियोक्ताओं के चंगुल से छुड़ाए गए कुछ और भारतीय म्यांमा प्रशासन की हिरासत में हैं और उनकी वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट इस महीने की 27 तारीख को भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री के कपाट इस महीने की 26 तारीख को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 19 तारीख को सर्दियों के लिए बंद किए जाएंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगी देशों ने कल वियना में हुई बैठक में तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का फैसला किया है। ये कोविड महामारी के बाद से तेल उत्पादन में